Hello everyone, welcome in my English classes. My name is मीना और आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही क्रूशियल सेक्शन ग्रामर। ग्रामर जो है वो मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया था कि जो हमारा अगला सेशन होगा वो किस पे होगा, ग्रामर पे होगा। तो जब भी हम ग्रामर की बात करते हैं हमारे दिमाग में सबसे पहला पॉइंट जो आता है ग्रामर से रिलेटेड वो क्या होता है? टेंस। यस। तो आज हम जो हमारा वीडियो शुरू करने जा रहे हैं वो ग्रामर के सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे क्रूशियल टॉपिक पे है जिसका नाम है टेंस। और टेंस ऐसी चीज़ होती है जिसका नाम लेते ही लगभग हम सब ये सोचते हैं कि वो क्या है, टेंशन है। ये वीडियो सिर्फ 11th, 12th या फिर 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये वीडियो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठने वाले स्टूडेंट्स के लिए है। ये वीडियो हर उन लोगों के लिए है जो हमेशा टेंस को एक टेंशन के रूप में देखते हैं, क्योंकि हम बचपन से टेंस में ता, ती, ते, रहा, रही, रहे ये सब पढ़ते हुए आते हैं। लेकिन फिर भी जब भी हम एग्ज़ाम में बैठते हैं एक चीज़ जो हमारे माइंड में सबसे ज़्यादा क्लिक करती है वो ये होती है कि कैसे पता चले कि ये वाला जो सेंटेंस है ये कौन से टेंस का है। हमेशा हम इस कश्मकश में लगे रहते हैं कि कौन सा सेंटेंस है, कहाँ से आ गया और इसका कौन सा टेंस है, हम कैसे पता करें। बहुत सारी हम पहचान रट लेते हैं, इतना सारा रट्टा मारने के बावजूद भी हमें ये नहीं पता चलता कि ये वाला सेंटेंस कौन से टेंस का है। उन सभी बातों को, उन सभी मुश्किलों को हल करने के लिए हमारा ये आज का वीडियो है। तो आप सभी इसे अच्छे से देखते हुए चलें। इससे रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको लगती हैं और जो हैं मैं आपको बीच बीच में बताते हुए चलूँगी, उनके नोट्स बनाएं और उनको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, मगिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा आराम से उसे समझते हुए चलें। तो चलिए मगअप करने को छोड़ के हम आज इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, टेंस को और ज़्यादा इजी बनाते हैं और हमारा ये टॉपिक शुरू करते हैं। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेसन। ओके, टेंस। टेंस होता क्या है? ये टेंस इतनी बार नाम सुना है, टेंस टेंस टेंस, लेकिन टेंस होता क्या है? इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है? टेंस चेंजेस द फॉर्म ऑफ द वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन। टेंस क्या करता है? टेंस होता क्या है? टेंस एक ऐसी चीज़ है, कोई भी काम किसी समय में हो रहा है, उस समय में जो काम हो रहा है मतलब वर्ब है, जो वर्ब है उसके रूप में जो परिवर्तन होगा उस टाइम के अकॉर्डिंग, जब भी किसी वर्ब के फॉर्म में जो चेंजेस होते हैं वही सेंटेंसेस हमारे क्या होते हैं? टेंस। तो ये बहुत ही आसान है कि टेंस चेंजेस द फॉर्म ऑफ द वर्ब। टेंस क्या करता है? वर्ब की फॉर्म को चेंज करता है टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन, ताकि जो काम हम जिस समय में जो काम कर रहे हैं उसको एक्सप्रेस किया जा सके। जैसे हम बोलते हैं राम बाजार जाता है, तो ये क्या हो गया? अभी जाता है या जाता है से ही हमें पता चल जाता है ये सेंटेंस कौन सा है, हमारा प्रेजेंट टेंस का है, वर्तमान काल से जुड़ा हुआ है। जब हम बोलते हैं राम बाजार गया था, तो वो सेंटेंस किस चीज़ का है? पास्ट टेंस से जुड़ा हुआ है। और जब हम बोलते हैं राम बाजार जाएगा, तो वो सेंटेंस कौन सा हो गया? फ्यूचर टेंस हो गया। तो यही सब बातें कि कैसे वर्ब्स की फॉर्म्स चेंज हो जाती है हर टेंस के अकॉर्डिंग, ये सारा काम किसका होता है? टेंस का। अब यहाँ पे हम देखते हैं टाइप ऑफ टेंसेज। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? जैसे कि एक फैमिली में 3 आदमी हैं, कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो टेंस के टाइप कितने होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट का पहले हम इसका मीनिंग देखते हैं। प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट यानी वर्तमान, हम सबको पता है। पास्ट का मतलब होता है भूतकाल, जो चीज़ बीत गई। फ्यूचर यानी जो आने वाला है। तो आज हम शुरू करेंगे हमारा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस अगर हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो हमारा फ्यूचर और हमारा पास्ट दोनों अपने आप अच्छे हो जाएंगे। तो चलिए आज हम अपना प्रेजेंट टेंस शुरू करते हैं। प्रेजेंट टेंस, एन एक्शन विच इज डन एट प्रेजेंट टाइम। कोई भी एक्शन जो प्रेजेंट टाइम में किया जाए, कोई भी काम
जब हम उसको प्रेजेंट टाइम में करेंगे वो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट टेंस। ठीक है, समझ गए आप अच्छे से कि किसी भी काम को अगर हम प्रेजेंट टाइम में करते हैं वो सारा काम क्या होता है? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस जो है वैसे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो चाहे फ्यूचर हो, इन सब के चार अलग अलग क्या हैं? भाग हैं, यानी अलग अलग पार्ट्स हैं इनके। प्रेजेंट टेंस का भी वही होता है, पास्ट का भी और फ्यूचर का भी। तो हम आज सबसे पहले हमारा प्रेजेंट टेंस देख रहे हैं, तो चलिए हम प्रेजेंट टेंस के जो चार अलग अलग पार्ट्स हैं उन्हें देखते हैं। फर्स्ट जो प्रेजेंट टेंस का पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट इनडेफिनेट या फिर प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट इनडेफिनेट, इनडेफिनेट से पता चल जाता है इस वर्ड को सुनते ही कि डेफिनेट का मतलब निश्चित, इनडेफिनेट का मतलब अनिश्चित। ऐसा काम जिसका कोई निश्चित समय नहीं है, होता रहता है, तो वो क्या हो गया? प्रेजेंट इनडेफिनेट। फिर आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कंटिन्यू रहना कोई चीज, यानी जो चीज अभी हमारे सामने हो रही है वो होता है कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट यानी वो काम अच्छे से हो चुका है। और चौथा हमारा पार्ट होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि उसमें परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस दोनों का मिश्रण होता है और इसमें साथ में इसमें टाइम दिया होता है जिससे हमें पता चलता है कि ये सेंटेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। तो अब हम इनके एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि पहला जो हमारा सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसका पहला सेंटेंस क्या होता है? आई रीड ए बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ। हम आज तक ये बात याद करते हुए आए हैं कि प्रेजेंट टेंस की पहचान, प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट सिंपल की पहचान होती है वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आते हैं। आपको इसे रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है, न ही आपसे एग्जाम में कोई पूछेगा कि राम बाजार जाता है कि इंग्लिश बताओ, ऐसा कोई नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि आजकल जो एग्जाम पैटर्न है वो ऐसा है कि आप लोगों को एक सेंटेंस दे दिया जाता है, वर्ब की फॉर्म दे दी जाती है और पूछा जाता है कि इसकी करेक्ट फॉर्म फिल करो। तो हमें बिल्कुल वैसे ही तैयारी करनी है कि हमने ये सेंटेंस पढ़ा आई रीड अ बुक, तो ये कौन सा सेंटेंस है? हमारा प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। ही इज रीडिंग अ बुक, जब भी वर्ब में आईएनजी लग जाए तो वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। यहाँ पे वर्ब के साथ में क्या जुड़ गया? आईएनजी, तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आई हैव रेड अ बुक, मैं किताब पढ़ चुका हूँ, तो ये हैव आते ही वो कौन सा हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट। और राम हैज बीन रीडिंग अ बुक फॉर एन आवर, राम 1 घंटे से किताब पढ़ रहा है, तो वो क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन सब की जो पहचान है, इन सब के क्या क्या क्लूज हैं, कैसे हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट है, ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है। अब आप सबके दिमाग में ये आ रहा होगा कि यार ये तो बात पता चल जाती है कि ही है, लेकिन अगर ये वाली चीज़ एब्सेंट हो और यहाँ पर सिर्फ रीड लिखा हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये सेंटेंस कौन सा है? मतलब हमें हैव रेड लिखना है या हमें इज रीडिंग लिखना है या हमें रीड लिखना है, हमें लिखना क्या है? तो उन्हीं सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है हमारा आज का ये वीडियो। तो चलिए इसे और आगे अच्छे से समझते हैं। पहले हम देखते हैं जो हमने यहाँ पे ही यूज़ किया, आई यूज़ किया, राम यूज़ किया, वो है क्या? क्या आप सबको पता है कि ये सब चीज़ें क्या है? ही क्या होता है, आई क्या होता है, क्या आपको पता है? ही, आई, यू, दे, वी, ये सब क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं और उनकी फॉर्म क्या क्या होती है। टेंस में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा हम एक नज़र इस पे डालते हैं कि प्रोनाउन की टेबल पे। प्रोनाउन क्या होते हैं? ऐसी चीज़ जो नाउन के अगेंस्ट में यूज़ होती है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। जैसे कि आई, आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है। आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, वी भी हमारा फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या होता है? जो बोलता है, जो बोलने का काम करता है। मैं आज बाजार जाऊंगा, हम आज बाजार जाएंगे, तो बोल कौन रहा है? हम लोग। तो हम क्या हो गए? फर्स्ट पर्सन। यू जो होता है वो होता है सेकंड पर्सन, जो क्या काम करता है? सुनने का। यू हमेशा किसका काम करेगा? सुनेगा। और थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बातें होती है, जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, वो कौन होता है? थर्ड पर्सन। उसमें कौन कौन आता है? ही यानी वह जो लड़का है, शी यानी वह जो लड़की है, इट, दे और किसी का भी नाम,
किसी का भी नाम, जैसे कि राम, किसी का भी नाम यहाँ पे आ सकता है। तो ये है हमारे प्रोनाउन, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। इनके अलग अलग फॉर्म्स भी होते हैं, जैसे कि आई का सेकेंड फॉर्म होता है माई और थर्ड फॉर्म होती है आई की मी। वी का होता है आर और थर्ड फॉर्म होती है अस। यू की सेकेंड फॉर्म होती है योर और थर्ड फॉर्म होती है यू। ही की सेकेंड फॉर्म होती है हिज और थर्ड फॉर्म होती है हिम। शी की हर, हर। इट की इट्स, इट। दे की देयर, देम। आप सभी इन्हें अच्छे से कॉपी में नोट करें, क्योंकि ये प्रोनाउन बहुत काम आते हैं। जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले हमें जो सब्जेक्ट होता है वो हमारा वो प्रोनाउन से ही शुरू होता है। कई बार नाम नहीं दिया होता, वह जाता है, तो हमें यही नहीं पता कि वह को इंग्लिश में ही बोलेंगे या शी बोलेंगे, तो वहीं पे सबसे बड़ा कन्फ्यूजन हमारे सामने आ जाता है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो हमारी प्रोनाउन की टेबल है इसे अच्छे से याद करना है। हमें ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन कौन होता है, सेकंड पर्सन कौन होता है, थर्ड पर्सन कौन होता है। ये हमारी पूरे ग्रामर के सेक्शन में काम आने वाली चीज़ें हैं। टेंस में भी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी, एक्टिव पैसिव में भी। आपको इनके फॉर्म्स भी याद होने चाहिए अच्छे से, कि आई की सेकंड फॉर्म माई होती है, थर्ड फॉर्म मी होती है, वी आर अस, यू योर यू, ही हिज हिम, शी हर हर, इट इट्स इट्स, वी दे देयर देम। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन सी फर्स्ट फॉर्म है, कौन सी सेकंड फॉर्म है, कौन फर्स्ट पर्सन है, कौन सेकंड पर्सन है। तो इसे आप अच्छे से नोट कर लें। चलिए अब हम आगे चलते हैं। आज जो हम सबसे पहला टेंस लेने जा रहे हैं वो कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट सिंपल। नाम से ही सिंपल है तो वो बहुत ही सिंपल है। प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट सिंपल की जो पहचान होती है वो आप सबको पता है क्या होती है। हमने बचपन से रट्टा मारा है, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ये आता है। लेकिन उसके अलावा ये जो हमारा वीडियो है ये क्यों अलग है, ये आज आपको अभी पता चलेगा कि ये कैसे अलग है। क्योंकि इसमें सिर्फ पहचान को आपको रटना नहीं है। हाँ, आपको जनरली पता होना चाहिए कि राम बाजार जाता है तो वो प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस है, लेकिन फिर भी क्या क्या चीज़ें होती है जिससे हमें पता चले कौन सा टेंस है, तो उसके लिए हम देखेंगे सबसे पहले हमारा स्ट्रक्चर। प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल जो टेंस होता है उसका स्ट्रक्चर यानी उसका फॉर्मूला क्या होता है। मतलब अगर आप बोलते हो राम बाजार जाता है तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, उसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा। सबसे पहले होगा हमारा सब्जेक्ट, फिर कौन होगा, सब्जेक्ट कौन होता है, जो काम कर रहा है। जो वाक्य में राम बाजार जा रहा है तो राम बाजार जा रहा है तो कौन है यहाँ पे काम कौन कर रहा है, राम, तो वो कौन हो गया हमारा सब्जेक्ट। फिर मेन वर्ब, वर्ब हमेशा 3 प्रकार की होती हैं, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ऐसे यूज होती है। जैसे कि वर्ब है हमारी गो, तो उसकी सेकेंड फॉर्म क्या होगी, वेंट, उसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, गॉन। तो इस तरह से हमारी वर्ब होती है मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में इज, आर, एम, हैज, हैव, विल, शैल ये सब यूज होता है, और मेन वर्ब में जो काम हम करते हैं उसका एग्जैक्ट वर्ड जो यूज होता है वो होता है हमारा मेन वर्ब। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद में हमें लिखना है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी अगर सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का है तो फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। ठीक है, आ गई बात समझ में। उसके बाद में आएगा एस या ई एस। अब ये एस या ई एस का क्या पूरा रोल है ये भी मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको पता नहीं चलता है कि एस या ई एस कहाँ लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा, कैसे पता चलेगा। तो इन सब के लिए हम आगे इसके बारे में मैंने पूरा डिस्कशन किया हुआ है, नीचे पूरा लिखा हुआ है, तो आप अच्छे से नोट करते हुए चलें। कोई डरने की बात नहीं है कि एस या ई एस का हमें पता नहीं है कहाँ आएगा। तो चलिए हम पहले सेंटेंस देखते हैं। राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है, गोज, यहाँ पे तो वर्ब थी गो और इसके साथ में आ गया ई एस, कैसे आया पता नहीं। शी हेल्प्स मी, यहाँ पे तो ई एस आया ही नहीं, सिर्फ ऐसा है, तो इसके पीछे क्या राज है।
Ram goes to school, she helps me, they play cricket every day. They play cricket every day. यहाँ पे न तो एस आया न ई एस आया, ये क्या लॉजिक है? तो सबसे पहली बात कि जब भी आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होगा, थर्ड पर्सन कौन था? याद है आपको कि आपके थर्ड पर्सन कौन कौन से थे? अभी देखिए, हमारे थर्ड पर्सन में थे ही, शी, इट, दे और नेम। किसी का भी नाम, नेम में मतलब ये नहीं कि नेम लिखा हुआ होगा, नेम यानी किसी का भी नाम हो सकता है, ठीक है। पहली बात तो हमारा सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन में भी वो पर्सन सिंगुलर है, यानी कि दे का मतलब क्या होता है? वे। दे का हिंदी में मतलब क्या होता है? वे, यानी वो दो या दो से अधिक लोग हैं, तो इसका यूज नहीं होगा। जब भी आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, यानी किसी एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही हो, तो उसके साथ आने वाली जो वर्ब होती है, उसके साथ में जो वर्ब आएगी, उसमें हमेशा एस या ई एस का यूज होगा। कब होगा? जब आपका टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल होगा। तो हमेशा इस बात को याद रखना है कि जब भी आपका जो सेंटेंस है, अगर वो सब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है जो कि या तो ही से हो रहा है, या शी से हो रहा है, या इट से हो रहा है, या किसी के नाम से हो रहा है, और आपको देखते ही पता चल जाता है कि ये तो किसी एक आदमी के बारे में बात हो रही है, तो उसकी वर्ब में हमेशा एस या ई एस का यूज होगा। समझ में आ गया कि यहाँ पे राम के साथ में जो वर्ब आई उसमें गोज ई एस लगा है, शी आते ही यहाँ पर हेल्प में एस लगा है, ये बात आपको क्लियर हो गई। और दे के साथ में यहाँ पे ना तो एस लगा ना ई एस लगा। तो ये जो फॉर्मूला था हमारा, जो हमने पहले पढ़ा कि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है तो हमेशा उसकी वर्ब के साथ में एस या ई एस का यूज होगा। ओके, क्लियर। अब हम देखते हैं ये एस या ई एस का लफड़ा क्या है, ये कहाँ लगती है, ये ई एस जो चीजें हैं ये लगती कहाँ है, ये ई एस और एस का यूज वर्ब में होता कैसे है। तो देखिए, ओके, तो देखिए व्हेन टू पुट ई एस विद मेन वर्ब, मेन वर्ब में ई एस का यूज कब करना है। पहले हम ये देख लेते हैं कि ई एस कब लगेगी, बाकी जो बच गई वो सारी की सारी कहाँ है? एस के साथ में। यानी कि पहले आप ये देख लो कि ई एस किस किस के साथ में लगेगा, और जैसे ई एस हो जाएगा उसके बाद में जितनी भी बच गई उन सबके साथ में क्या लगेगा? एस। यस, तो चलिए रूल नंबर वन, रूल नंबर वन है मेन वर्ब एंडिंग विद ओ। कोई भी ऐसी मेन वर्ब जिसका एंड जो होता है वो ओ से होता है, जैसे कि गो, ओ से हो गया, डू, ओ से हो गया। तो जो भी मेन वर्ब कभी भी ओ से एंडिंग होगी उनके एंड में हमेशा क्या लगेगा? ई एस। एस नहीं लगाना है, क्या लगाना है? ई एस। ओके, मेन वर्ब्स एंडिंग विद डबल एस और एस एच, ऐसी मेन वर्ब जिनके एंड में या तो डबल एस आता है, ठीक है, या फिर एस एच आता है। ऐसी मेन वर्ब्स जिनके एंड में या तो डबल एस आएगा या फिर एस एच आएगा, उन सबके साथ में भी क्या लगेगा? ई एस, राइट, ठीक है। तो जिन मेन वर्ब के लास्ट में, शुरू से बताओ कौन आएगा? ओ आएगा, तब क्या लगेगा? ई एस। ओके, जिन मेन वर्ब्स के साथ में लास्ट में डबल एस या एस एच आएगा उनके लास्ट में भी क्या लगेगा? ई एस। ओके, मेन वर्ब एंडिंग विद कॉन्सोनेंट प्लस वाई। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? हमारी इंग्लिश के अल्फाबेट्स में जो लेटर होते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, सबको याद है अच्छे से, उनमें कॉन्सोनेंट्स भी होते हैं और वॉवल्स भी होते हैं। अब बात यह आती है कि वॉवल्स कौन कौन से होते हैं। जिनको नहीं पता है, वैसे सभी को पता होते हैं, फिर भी हम भूल जाते हैं कई बार, तो कोई बात नहीं, वापस से देखते हैं हमारे वॉवल कौन कौन से होते हैं। वॉवल्स कौन कौन से होते हैं? ए, ई,
IOU। ये हमारे इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट हैं उनमें ये जो लेटर्स हैं, जैसे कि A है, E है, I है, O है, U है, इनको हम क्या बोलते हैं? वॉवल्स। और बाकी के जो बच गए वो सारे के सारे क्या है? कॉन्सोनेंट। तो मेन वर्ब एंडिंग विद कॉन्सोनेंट, हमारी मेन वर्ब जो कि कॉन्सोनेंट से खत्म होती है। कॉन्सोनेंट वाई आया है तो कॉन्सोनेंट ही है, क्योंकि AEIOU तो यहाँ पे कुछ आया ही नहीं है। आपको बात समझ में आई? अगर यहाँ पे A होता, I होता, O होता, U होता, तब तो ये सेंटेंस गलत हो जाता है। यहाँ पे ये सेंटेंस, ये जो रूल है हमें ये बताता है कि ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में कॉन्सोनेंट आए, कॉन्सोनेंट यानी जिनके लास्ट में ये वॉवल्स ना आए, तो ये तो नहीं आए, ना तो A आया, ना E आया, ना I आया, ना O आया, ना U आया, यहाँ पे तो Y आया। तो ऐसा वर्ड जिनके लास्ट में कॉन्सोनेंट आए R और आगे साथ में आ जाए Y, ऐसा वर्ड जिनके लास्ट में कॉन्सोनेंट प्लस Y आए। कॉन्सोनेंट कौन कौन है यहाँ पे? RY, LY, RY। तो ये R, L, R ये सब क्या है? कॉन्सोनेंट ही है। और इनके साथ में क्या आ गया? Y। ऐसे वर्ड्स के साथ में हमेशा आपको Y को हटाकर क्या लगाना होता है? IES। तो लास्ट में ES तो लग ही रहा है, Y की जगह आप लगा देते हो I। जैसे क्राई है तो क्या हो गया? क्राइज। फ्लाई है तो क्या हो गया? फ्लाइज। ट्राई है तो क्या हो गया? ट्राइज। तो ऐसे वर्ब जिनके लास्ट में कॉन्सोनेंट प्लस Y, यानी कि कॉन्सोनेंट प्लस Y आ गया ना, ये कॉन्सोनेंट हो गया, इसमें Y जुड़ गया। ऐसे वर्ब्स के साथ में हमेशा इस Y को हम काट देंगे और इसके साथ में I लगाएंगे और हमारा ES जोड़ देंगे, तो ये क्या बन गया? क्राइज। ये एक रूल हो गया। ओके, अब रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या बोलता है? नो ES विद मेन वर्ब एंडिंग विद वॉवल प्लस Y। कोई भी नो ES कहीं पे भी ऐसे शब्द के साथ में, ऐसी वर्ब के साथ में कभी भी ES नहीं लगेगा, ऐसी मेन वर्ब के साथ में जिसका एंड जो होता है वो किससे हो रहा है? वॉवल से हो रहा है और उसके साथ में Y आ रहा है। यानी कि कहने का मतलब है जैसे से लिखा हुआ है SAY, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्लस Y, यानी ऐसा पहले जो हम पढ़ रहे थे वो क्या था? क्राई था, ठीक है। तो इसमें ये वाला जो शब्द था उसमें वो R क्या था? कॉन्सोनेंट था। अब हमारा जो ये चौथा नियम है वो हमें बोलता है कि अगर आपकी वर्ब में वॉवल प्लस Y आए, आप सबको वॉवल याद है? AEIOU, वॉवल आ गया, A आ गया, तो A के साथ में अगर Y आता है, E के साथ में अगर Y आता है, O के साथ में अगर Y आता है, U के साथ में अगर Y आता है, तो उनके ऐसे वर्ब के जो वर्ड हैं उनके साथ में कभी भी ES नहीं लगेगा। ये कुछ ट्रिक्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, रट्टा नहीं मारना है। जितना आप इनकी प्रैक्टिस करोगे वो अपने आप याद हो जाएंगे। जैसे ही आप उन्हें देखोगे अपने आप सामने आते ही आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। जैसे से है, तो अब ऐसे नहीं है कि ये आपने Y देख लिया और Y देखते ही इसको हटा दिया और ये कर दिया, ये गलत हो गया, ठीक है। जब भी Y के साथ में वॉवल साउंड हो, वॉवल हो यानी A लिखा हुआ है, I लिखा हुआ है, O लिखा हुआ है, तो उसमें इसको हटाना नहीं है, बल्कि इस Y के आगे हमें किसका यूज करना है? S का, ES का यूज नहीं करना है। पहले वाले में हम कॉन्सोनेंट प्लस Y के साथ में किसका यूज करते हैं? ES का। लेकिन जब वर्ड वॉवल प्लस Y से खत्म होगा तब हम किसका यूज करेंगे? ओनली S का। देखो जैसे प्ले, तो प्ले में PLAY, तो A क्या होता है? वॉवल होता है प्लस Y, तो यहाँ पे हमें वॉवल मिल गया है, उसके साथ में Y है, तो हम यहाँ पे ES का यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे S का यूज करेंगे। प्ले का क्या होगा? प्लेज, ठीक है। अब चलिए, ये थे हमारे कुछ नियम, ये थे हमारे ऐसे नियम जिससे हमें पता चलता है कि व्हेन टू पुट ES विद मेन वर्ब। हमेशा ये डाउट होता है बच्चों में, सभी में, लगभग हम लोगों में भी, कि हमें ES का यूज कब करना है और S का यूज कब करना है। तो आपको पता चल गया, अच्छे से आप इसे नोट कर लो कि जो भी मेन वर्ब O से एंड होगी उसके साथ में ES आएगा, ओके। जो भी मेन वर्ब SS या SH से एंड होगी उसके साथ में ES आएगा, ओके। जो भी मेन वर्ब
जो भी मेन वर्ब हमारी ऐसी होगी जो कि वॉवल साउंड से खत्म हो रही है, एंडिंग ये थोड़ा सा कट हो गया है तो कोई बात नहीं, जो भी हमारी ऐसा वर्ड जो कि कॉन्सोनेंट प्लस वाई से खत्म होगा, जैसे कि हमने पढ़ा था पहले कॉन्सोनेंट प्लस साउंड से खत्म हो रहा है, तो इसमें भी आगे वाई को हम हटा देंगे और ये क्या बन जाएगा, यस। जो भी हमारी वर्ब, लास्ट वाला थोड़ा ध्यान देने वाला है कि हमारी वर्ब अगर कभी भी वॉवल प्लस वाई से खत्म होती है तो उसमें ईएस नहीं लगाना है, उसमें सिर्फ एस लगाना है। और ये क्यों बताया गया है, ताकि आप इस पहले वाले में और इस वाले में कंफ्यूज ना हो। ओके, अब क्वेश्चन यहां आता है कि हमने ये पता चल गया, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे सेंटेंस आपने देख ही लिया कि राम गोज टू स्कूल और दे मेक फूड, या जो भी हमारे जो प्रेजेंट टेंस के जो भी सेंटेंसेस होते हैं हम सबको पता है कौन कौन से होते हैं, लेकिन हमें कैसे पता चले कि ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस एग्जाम में दिया हुआ है, जैसे कि अगर सेंटेंस दिया हुआ है, जैसे कि सेंटेंस दिया हुआ है राम डैश टू स्कूल एवरी डे, और यहां पे आपको वर्ब दे दी गई है गो। ऐसे ही आता है सेंटेंस एग्जाम में, बिल्कुल ऐसे ही आता है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो, चाहे हमारे बोर्ड एग्जाम में हो, कुछ भी हो, सेंटेंस ऐसे आता है कि फिल इन द ब्लैंक दे देते हैं कि वर्ब की करेक्ट फॉर्म फिल करो। तो हमें अब कैसे पता चले कि इसमें गो लिखना है, राम इज गोइंग लिखना है, राम हैज गॉन लिखना है, क्या लिखना है? तो उस चीज को फाइंड आउट करने के लिए इसके कुछ यूज हैं कि कहाँ हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है। हमें कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कहाँ होता है? तो पहला, हैबिचुअल और रिपीटेड और रेगुलर एक्शन, कोई भी ऐसा एक्शन जो हमारी आदत है, जिसको हम रिपीट करते हैं या जो रेगुलरली होता रहता है, ऐसे एक्शंस को हमेशा ही प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाता है। जैसे कि ही ऑलवेज कम हेयर एट 10 PM, वो हमेशा यहाँ 10 बजे आता है रात को, तो ये क्या हो गया, हमेशा आता है, तो क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, प्रेजेंट सिंपल है। शी जनरली कम्स हेयर एट नाइट, वह आमतौर पर यहाँ पे रात को आती है, तो ये भी क्या हो गया, प्रेजेंट सिंपल। अब बताओ कैसे पता चले कि ये प्रेजेंट सिंपल है? ये पता चलेगा इनके इन हाईलाइटेड वर्ड्स से। समझ में आ गया आपको कि जब भी आपके सेंटेंस में ऑलवेज लिखा हो, जनरली लिखा हो, या कुछ ऐसे टाइम एडवर्ब्स हैं वो लिखे हो, वो हमारे क्लूज होते हैं। उनको देख के हमें पता करना है कि ये वाला जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है। और ये डेफिनेटली एग्जाम में आते हैं, कभी भी सेंटेंस ऐसे नहीं दिया होता है आपको, हमेशा ये एडवर्ब साथ में रहेंगे, और जैसे ही आपको इसकी पहचान हो जाएगी आपका सेंटेंस करेक्ट, गलत होने का कोई चांस ही नहीं है। तो बस बिल्कुल वैसे ही है। तो ये जो टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स होते हैं कौन कौन से होते हैं? ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, जनरली, यूजुअली, रेयरली, सेल्डम, नेवर, हार्डली, स्कैर्सली, habitually, daily, every day, every week, every month, every year, once a month, once a week, once a day, twice a week, twice a month। बाप रे बाप, इतना बड़ा! आप सबको ये लग रहा होगा कि मैम इतना बड़ा, अब ये इतने सारे हमसे कैसे याद होंगे? तो इसका भी हमारे पास में बहुत अच्छा सा ट्रिक है जो मैं आपसे शेयर करती हूँ। देखो, इसका एक आप छोटा सा फॉर्मूला बना सकते हो। सोना, ये डबल एस है, लेकिन आप उसको बोलते समय सोना बोलो कि सोना। अब सोना तो सबको पता है, या तो वो पहनने वाला सोना या सोने वाला सोना, तो दो टाइप के सोना हो गए। तो अब यहाँ पे हम कैसे याद करेंगे? कुछ वर्ड हैं जिनको सोना से याद करो, जैसे कि समटाइम जो है वो सोना में आ रहा है, एस में आ गया, ओके। सेल्डम भी सोना में आ रहा है, आ गया एस। ओ, ऑफन, ओ का ऑफन जो है वो आ गया। एन का क्या है यहाँ पे? नेवर। और ए का यहाँ पे क्या है? ऑलवेज। तो ये सोना वाले वर्ड तो आपको याद हो गए कि सोना वाले वर्ड आएंगे, यानी एस से आ गया सेल्डम, एस से आ गया समटाइम, ओ से आ गया ऑफन, एन से आ गया नेवर, और ए से आ गया ऑलवेज। तो सोना याद हो गया। बाकी बचे हुए जो शब्द हैं वो कौन कौन से हैं? जनरली, यूजुअली, रेयरली, हार्डली, स्कैर्सली, हैबिचुअली, डेली। तो ये जो ली जो लास्ट में आ रहे हैं ये ऐसे याद हो गए।
कि कौन सा वर्ड है, जिन सब वर्ड्स के लास्ट में एल वाई आ रहा है वो सारे वर्ड्स, जैसे कि कौन कौन से हो गए, जनरली, यूजुअली, रेयरली, हार्डली, स्कैर्सली, हैबिचुअली, डेली, हो गया। ओके, अब तीसरा कौन सा बच जाता है, जिसमें भी पहले एवरी आ जाए, जैसे एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, तो ये जो एवरी आ जाए ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जब भी वंस लिखा हुआ आ जाए, वंस अ वीक, वंस अ मंथ, वंस अ डे, तो वो क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ट्वाइस अ डे, ट्वाइस अ वीक, ट्वाइस अ मंथ, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो अब मुझे लगता है ये थोड़ा सा इजी हो गया याद करने के लिए, हो गया ना। जैसे पहले था इतना लंबा चौड़ा लग रहा था और हम इसका रट्टा मारें, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, हर चीज का छोटा छोटा फॉर्मूला बनाओ। ग्रामर हमेशा फॉर्मूले से चलानी चाहिए, तभी वो याद रहती है और आपको बहुत सालों तक याद रहती है। ऐसा नहीं है कि आज हमने रट्टा मारा और कलम भूल गए, वो वाला फिर इसके साथ में ऐसा नहीं होता है। तो आपको सोना याद रहेगा, सोना से जो भी वर्ड बने वो याद रखो, फिर बाद में ली से जो बने, फिर एवरी से जो बने, फिर वंस से और ट्वाइस से, बस हो गया। ओके, ये हमारे थे टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स। ये जो टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स हैं, ये जहां पे भी यूज हो हमेशा याद रखो, हमें वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करना है, बस हमारा सेंटेंस एकदम सही। जैसे कि अब देखो हम सेकंड वाला पढ़ते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रिंसिपल, परमानेंट एक्टिविटीज। जहां पे भी यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रिंसिपल या परमानेंट एक्टिविटीज आए, यूनिवर्सल ट्रूथ यानी सार्वभौमिक सत्य, सिद्धांत हमारे, या हमारी ऐसी एक्टिविटीज जो परमानेंट है, जिनको कोई बदलता नहीं है, ऐसी एक्टिविटीज, ऐसी चीजों के साथ में हमेशा हम क्या लगाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, सन जो हमेशा ईस्ट में युक्त है, हम कभी नहीं बोलेंगे वेस्ट, नहीं बोलते। तो ऐसी चीजें जो एकदम शाश्वत सत्य है, जो पहले से बने हुए सिद्धांत हैं, ये सब चीजें हमेशा किस में आती हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। द सन राइजेज इन द ईस्ट, 2 and 2 makes 4, 2 और 2 4। अब 2 और 2 हम 5 तो नहीं बोलते, वो एकदम वैसा सिद्धांत है। मैन इज मॉर्टल, जो इंसान है वो क्या है, नश्वर है, मरेगा ही मरेगा, अमर तो कोई नहीं है। मॉर्टल, इमॉर्टल, इमॉर्टल यानी अनश्वर, मॉर्टल यानी नश्वर। वॉट बॉइल्स एट, सॉरी, water boils at एक मिनट, हम थोड़ा सा नीचे चले गए तो हम वापस आ जाते हैं। ये रहा, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, जो पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है। तो ओके, ये सारे के सारे जो हमारे सेंटेंस है ये किस में आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ओके, अब तीसरा कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, टू एक्सप्रेस पोजेशन। जब भी आप अपना पोजेशन एक्सप्रेस करते हो, पोजेशन का मतलब क्या होता है, अधिकार। जब भी हम बताते हैं हमारा इस चीज पे अधिकार है, तो वो टेंस जो होता है हमारा कौन सा होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दिस पेन बिलोंग्स टू मी। अब जैसे सेंटेंस आ गया, बिलोंग्स गायब हो गया, लेकिन यहाँ पे इस सेंटेंस को देख के यहाँ पे इन्होंने वर्ब डाल दिए बिलोंग, ठीक है। अब आपके यहाँ पे ये लिखोगे, दिस पेन इज बिलोंगिंग टू मी, नो, गलत हो गया। तो ऐसे सेंटेंस जो कि आपको पोजेशन बता रहे हो, उनमें भी हम क्या लिखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दिस पेन बिलोंग्स टू मी। जब भी ऐसे सेंटेंस आए, याद रखो कि वो सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। आई हैव अ कार, मेरे पास कार है, तो ये मेरे से बिलोंग करता है। तो ऐसे सेंटेंस में हमेशा क्या लगाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, अब हमारा फोर्थ पॉइंट है, टू एक्सप्रेस मेंटल एक्टिविटीज, इमोशंस एंड फीलिंग्स। जब भी हमें हमारी मेंटल एक्टिविटीज को एक्सप्रेस करना हो, हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस करना हो, हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना हो, तो हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। जैसे कि वी बिलीव इन गॉड, हम भगवान में विश्वास करते हैं ना, वी आर बिलीविंग इन गॉड, नो, क्या आजकल हम भगवान में विश्वास करें, ऐसा नहीं है। जो भी सेंटेंस जो हमारी मेंटल एक्टिविटीज को बताते हो, हमारे इमोशंस को बताते हो, हमारी फीलिंग्स को बताते हो, वो सेंटेंस हमेशा किस में होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, कि हम भगवान में विश्वास करते हैं। ओके, ही अंडरस्टैंड्स माई प्रॉब्लम, वो मेरी प्रॉब्लम समझता है, तो क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। शी ट्रस्ट इन हिम, उसका उस पर विश्वास है, तो वो क्या हो गया,
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके ओके, टू एक्सप्रेस फिक्स प्रोग्राम एंड प्लान। अगर आपका कोई प्रोग्राम फिक्स है, कोई प्लान ऐसा है जो फिक्स है कि कल मैं यहाँ जाने वाला हूँ, ऐसा अगर आपका कोई प्रोग्राम है तो वो किस में यूज होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। द कॉलेज रीओपन्स इन अक्टूबर, जो कॉलेज हैं वो फिर से खुलेंगी कब? अक्टूबर में। तो ये फिक्स है, तो इसमें भी हम किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ही गोज टू चेन्नई नेक्स्ट मंथ, वो अगले महीने चेन्नई जा रहा है। क्या लगा दिया हमने? गोज। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो सारे के सारे फ्यूचर के सेंटेंस हैं। नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी ऐसे सेंटेंस यूज होते हैं जब हमारा प्लान या हमारा कोई प्रोग्राम फिक्स होता है तो हम किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ओके, ये था हमारा प्रेजेंट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस की क्या क्या पहचान होती है, कैसे हमें पता चलता है प्रेजेंट सिंपल है। प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट सिंपल था ये, और आज हमने इसके बारे में अच्छे से पढ़ा। अब इसके जो हम नॉर्मली जो स्ट्रक्चर करते हैं, जो हम हमेशा पढ़ते रहते हैं कि किस तरह के सेंटेंस होते हैं, किस तरह के नहीं होते हैं, तो हमारे जो सेंटेंस होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। वैसे 4 टाइप के होते हैं, लेकिन बेसिकली ये 3 टाइप्स के होते हैं। एफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य, इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तो पहला जो है एफर्मेटिव, मतलब जो भी आपका सेंटेंस बनता है वो 3 तरह से बनता है। या तो वो सकारात्मक होगा, राम बाजार जाता है, या वो नकारात्मक होगा, राम बाजार नहीं जाता है, और या फिर वो प्रश्नवाचक होगा, क्या राम बाजार जाता है। तो इस तरह से 3 सेंटेंस हो गए। तो इन 3 सेंटेंस में इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट, ही, मेन वर्ब, गोज, ऐसे ये जुड़ गया। ठीक है ना, गो आया था, ओ आया था, इसलिए हमने इसके साथ में क्या जोड़ दिया? ईएस, और ऑब्जेक्ट टू स्कूल डेली। ऐसे ही होते हैं हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस कि ही गोज टू स्कूल डेली, वह रोज स्कूल जाता है। अच्छा, मेरी माँ खाना पकाती है, माय सब्जेक्ट कौन हो गया? अब अगर हमने ऐसे बोल दिया कि मेरी माँ खाना पकाती है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन हो गया? मेरी माँ, माय मदर। खाना पकाती है, मेरी माँ खाना पकाती है, तो मेरी है, आई आया है यहाँ पे। तो बताओ पकाने की इंग्लिश क्या होती है? कुक। अब इस कुक के साथ में एस आएगा या ईएस आएगा या कुछ भी नहीं आएगा? क्या आपको पता है? मेरी माँ खाना पकाती है, मैं नहीं पका रही हूँ। खाना कौन पका रहा है? मेरी माँ। वो कोई तीसरा व्यक्ति है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसलिए ये कुक। अगर आप सोचोगे तो माई तो आई का फॉर्म है, इसलिए कुक के साथ में तो ना तो एस लगेगा ना ईएस लगेगा। ये गलत है। यहाँ पे सेंटेंस अच्छे से देखो कि मेरी माँ, मैं नहीं हूँ, मेरी माँ है, वो तीसरा व्यक्ति है और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसलिए उसकी वर्ब के साथ में एस या ईएस लगेगा। अब क्योंकि इसमें लास्ट में के आया है, जो कोई भी किसी भी तरह से हमने जो पहचान पढ़ी थी उसमें कहीं पे भी शामिल नहीं होता है, तो हम यहाँ पे ईएस नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? एस, क्योंकि नई लास्ट में ओ है, नई लास्ट में डबल एस है, नई लास्ट में एस एच है, नई लास्ट में कॉन्सोनेंट प्लस वाई है। ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है तो हमें क्या लगाना है? डायरेक्ट एस। तो माय मदर कुक्स फूड डेली, मेरी माँ रोज खाना पकाती है, मेरी माय मदर कुक्स फूड डेली। हो गया। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में डू और डज, 2 हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। डू का यूज हम करते हैं जब हमारा सेंटेंस जो होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट होता है उसका। जब सब्जेक्ट हमारा कैसा होगा? प्लूरल होगा। प्लूरल का मतलब क्या होता है? 2 या 2 से अधिक। और डज का हम यूज कब करेंगे? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। ठीक है, वही वाला है, ईएस लगा हुआ है, इसका मतलब सब्जेक्ट जब हमारा सिंगुलर होगा तो हम किसका यूज करेंगे? डज का। और उसमें बाकी जो भी बचे उसका हम किसका यूज करेंगे? डू का। जब भी सब्जेक्ट हमारा 3rd पर्सन होगा और सिंगुलर होगा तो हमें किसका यूज करना है? डज। और बाकी जो बचे उनके साथ में हमें किसका यूज करना है? डू का। ओके, तो सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। राम स्कूल रोज नहीं जाता है, राम
हो गया सब्जेक्ट। अब राम के साथ में डू आएगा या डज आएगा, बताओ कि राम के साथ में डू आएगा या डज आएगा, क्योंकि राम थर्ड पर्सन है तो इसके साथ में क्या आएगा, डज। फिर हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, हमें आगे क्या लगाना है, नॉट, क्योंकि हम ये सेंटेंस कौन सा कर रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस कर रहे हैं, इसलिए हम क्या लगाएंगे, राम डज नॉट, कहाँ नहीं जाता, स्कूल। तो हमारी मेन वर्ब नॉट प्लस मेन वर्ब, सॉरी यहाँ पे मेन वर्ब नहीं आया है, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो राम डज नॉट गो टू स्कूल डेली। राम जो है वो रोज स्कूल नहीं जाता है, तो राम डज नॉट गो टू स्कूल डेली। हो गया। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि वो जो डू डज हम पहले हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज कर रहे थे, वही डू डज अब सेंटेंस के बाहर आ जाएंगे। और वो इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, क्या राम रोज स्कूल जाता है, तो क्या होगा, आप करिए साथ साथ में, बताइए मुझे कि क्या राम रोज स्कूल जाता है। तो इसमें पहले डू डज लिखना है हमें, मतलब जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गए तो हमें क्या यूज करना है, पहले हेल्पिंग वर्ब। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा दो टाइप से बनते हैं, पहले मैं ये बता दूं आपको अच्छे से। पहले हम ये समझते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो कैसे बनते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह से बनते हैं। एक तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव जो बनते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, यानी जैसे डू डज से, इज आर एम से, वॉज वर से, ऐसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। एक जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है वो WH वाले वर्ड से बनता है, यानी WH फैमिली वाले होते हैं, जिनमें शुरुआत में क्या होता है, व्हाट लिखा होता है, whom लिखा होता है, वेयर लिखा होता है, ठीक है। तो ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जो WH फैमिली के होते हैं। तो ऐसे सेंटेंस जो WH फैमिली के होते हैं और ऐसे सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं वो हमेशा कौन से सेंटेंस होते हैं, इंटरोगेटिव, क्योंकि वो क्या पूछ रहे होते हैं आपसे, कोई क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब के जो सेंटेंस होते हैं इनका आंसर हमेशा हाँ या ना में होता है। क्या राम स्कूल जाता है, हाँ। क्या राम रोज स्कूल जाता है, ना, हो सकता है इनका आंसर। लेकिन WH वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर कभी भी हाँ या ना में नहीं होता, ये इनकी पहचान होती है। जैसे कि हमने पूछा क्या राम रोज स्कूल जाता है, हाँ, तो आंसर हो गया। अब हम पूछें राम स्कूल में क्या ले जाता है, तो क्या इसका आंसर हाँ या ना हो सकता है, नहीं। तो ये वाले सेंटेंस कौन से हो गए, WH वाले। यानी जहाँ पे सेंटेंस में हाँ या ना का जवाब ना आए और कुछ उसका आंसर हो, वो सेंटेंस होते हैं WH फैमिली वाले, और जिनमें सीधा उनका आंसर हाँ या ना में हो वो सेंटेंस होते हैं हेल्पिंग वर्ब वाले। ओके, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन सब्जेक्ट प्लस हमारी जो मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसकी पहचान होती है। जैसे क्या राम रोज स्कूल जाता है, तो क्या लिखेंगे हम, डज, राम के साथ में डज ही आएगा, डू नहीं आएगा। फिर हमारा सब्जेक्ट कौन है, राम। फिर हमारी मेन वर्ब क्या है, गो टू स्कूल डेली, और ये यहां खत्म। ओके, अब ये वाले जो क्वेश्चन है ये आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। मतलब मैंने जो ये पूरा टॉपिक आज पढ़ाया है उसमें आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे और आपको इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है ये आपको अच्छे से खुद देखना है। तो ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लो, अच्छे से इन्हें पढ़ो और इनके खत्म करो और फिर मुझे बताओ कि इनके आंसर क्या होंगे मेरे कमेंट सेक्शन में। तो ये था आज का हमारा प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कल हम फिर मिलेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ में। तब तक आप इन्हें अच्छे से पढ़ना और इसमें जो भी आपकी डाउट्स एंड क्वेरीज हैं वो मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू।